Hello everyone, this is Simran Demla and you all are watching your own study platform Rocket Science. So जैसे कि आपको पता है कि अब तक हम NCERT एग्जाम्पलर वाली जो सीरीज़ थी हमारी उसमें 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. लेक्चर्स नहीं, उनको सेशंस कहेंगे. ठीक है, उन दोनों के अंदर हमने अब तक अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है. फाइन. अब बारी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की. जैसे कि कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक हफ्ते पहले ही डाल दिया था कि 3 तारीख यानी कि 3 सितंबर 2023 को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे एंड 5 सितंबर 2023 को हम अपना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर करेंगे. ठीक है, तो उस हिसाब से वीडियो आज आ गई है. तो आज हम करने वाले हैं हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या NCERT एग्जाम्पलर. ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप नीट 2024 2025 किसी भी नीट साल के बच्चे हैं. ठीक है, वैसे 2025 वाले तो अपनी 11th के ही एग्जाम्पलर्स देखेंगे एंड 2024 वालों को ये पूरी सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई वांट टू टेल यू दैट कि हमने एक नई क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ लॉन्च की है. ठीक है, विच इज़ नोन एज नीट एक्सप्रेस. ठीक है, नीट एक्सप्रेस नाम से हम कम्युनिटी पोस्ट पे क्विज़ की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस अपलोड करेंगे. क्विज़ की फॉर्म में मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको अपलोड करेंगे. मिसलेनियस मतलब जिन बच्चों को ना पता हो, पूरे नीट के बायो के सिलेबस में से कोई भी टॉपिक उठा के क्वेश्चन उसमें से फ्रेम कर आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दिया जाएगा एज अ क्विज़. रोज़ 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. हाँ, उसमें एक चीज़ आपको मेंशन कर दी जाएगी कि वो क्लास 11th के सिलेबस में से है या क्लास 12th के सिलेबस में से. बिकॉज जो बच्चे 11th के होंगे वो सिर्फ 11th के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जो 12th के होंगे वो दोनों के करेंगे. ठीक है, और अगर उनकी 11th रिवाइज नहीं हुई है तो वो सिर्फ 12th के कर लेंगे. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पता लगता रहेगा कि आपकी प्रेपरेशन कितनी अच्छी चल रही है. एंड तक जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक आते आते आपके पास एक काफ़ी अच्छा बायो का क्वेश्चन बैंक बन चुका होगा, जिसके बाद आप अपनी मिस्टेक्स को देख पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था एंड मुझे उसमें क्या वर्क करना है. उसकी एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिलेगी और अगर उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर है तो वो भी आपको ज़रूर मिल जाएगी. सॉरी. तो क्या होगा, आपको उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी एंड उससे रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि हो सकता है कि ये बॉडी फ्लूइड्स वाली वीडियो जिसके बाद आएगी उसके बाद 10-15 दिन तक कोई वीडियो चैनल पर ना आए, सिर्फ शॉर्ट वीडियोस आए. तो आप प्लीज़ चैनल को छोड़िए काम मत, बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स होंगे एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर देम. ठीक है, आपके भी मिड टर्म्स चल रहे होंगे, आप भी उसके लिए प्रिपेयर होइए. तो हो सकता है ये सीरीज़ कुछ देर के लिए पॉज पर रहेगी. ठीक है, तो आपको थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं. बहुत बातचीत हो गई आज, काफ़ी ज़्यादा ही हो गई. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालने हैं. इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ये तो सही है. ठीक है, अगला है कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स. वो बॉडी क्या क्या. यस, तो कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम होता है कि जो मिल्क आपकी मदर आपको फीड करवाती है, यानी कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क आप लोग लेते हैं बच्चे, उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं. उसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी होती हैं. कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं आप वो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो. अगला है न्यूट्रिएंट्स एंड ये दोनों चीज़ें होती हैं. ये भी स्टेटमेंट सही है. पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस. ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत लग रही है. यहाँ पे फिजिकल चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का जोना पेलुसिडा के अंदर जो होता है उससे जोना पेलुसिडा स्वेल कर जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती. तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज. तो यहीं पर हमें अपना आंसर मिल गया है, सी. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो पहला है हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्च. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी. पहले हम करेक्ट को हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर्स ओव्यूलेटरी सर्च. अच्छा जी. ओगोनियल सेल्स स्टार्ट्स टू proliferate and give rise to functional ova in the regular cycles from the puberty onwards. Sperm released from seminiferous tubules are highly motile. Progesterone level is high during the post-ovulatory phase of
मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें से मुझे जो सही स्टेटमेंट लग रही है वो है डी, बिकॉज देखिए हम सी स्टेटमेंट पर आए तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते ही स्पर्म्स मोटाइल नहीं होते, हाईली मोटाइल नहीं होते, ठीक है। oogonal cells starts to proliferate and give rise to functional ova in regular cycles and from puberty onwards, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर्स ओव्यूलेटरी सर्च, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पॉट द ऑड वन आउट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस्थमस, इस्थमस क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, एक तरीके का ये पाथवे है, ट्यूब बोलते हैं ना फीमेल के अंदर, ट्यूब है, ठीक है। बाकी ये तीनों आपके क्या है, एसेसरी डक्ट्स है मेल के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड ऑफ सीमन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, तो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथरल ग्लैंड। यूरेथ्रा के अंदर से उसमें कोई भी सिक्रेशन नहीं आता, यूरेथ्रा सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब है जो उसको अपने अंदर से पास होने देती है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Spermiation is the process of the release of sperms from seminiferous tubules, vas deferens, epididymis, prostate gland। तो ये तो बकवास सा ऑप्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तो ग्लैंड है, इसमें क्यों स्पर्म रिलीज होगा भैया, ठीक है। एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस जो हैं वो हमारी एसेसरी डक्ट्स हैं, इनमें से स्पर्म रिलीज नहीं होता, से गुजरता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से जब स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ में एंड देन वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। अगर आपको इन चीज़ में दिक्कत आ रही है तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छे वॉच आवर, लगभग 3 से 4 घंटे का वॉच आवर उसमें शुरुआत पे ही आ गया था दोनों पर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आई थिंक दोनों ही मेरे हैंड रिटन नोट्स में से ही मैंने एक्सप्लेन करा है, बस फ़र्क ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें मैंने लाइव लिखा था, मतलब लाइव नहीं बोल सकता, वीडियो में लिखा था, ठीक है। और जो oogenesis वाली वीडियो उसमें मैं पहले से ही लिख कर लाया था, बिकॉज आपको पता है वो पेन टैब वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो मैं पहले से ही लिख कर लाया था एंड उस पर ही मैंने एक्सप्लेन किया था। बाकी दोनों चीज़ें मेरी हैंड रिटन ही हैं, आप उधर जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पर भी डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड, ठीक है। उसने मैं क्या बोला था, सॉरी मैंने पॉज लिया था अभी, हाँ। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़नी होगी कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो है वो ओवरी में एक हेल्दी फीमेल के अंदर, एक हेल्दी फीमेल के अंदर हम एस्टिमेट मानते हैं 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है। अब उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन से डे पर कौन से स्पैन में ग्राफिन फॉलिकल उसके अंदर जनरली प्रेजेंट रहेगा। तो इसका आंसर सही होना चाहिए 11 से लेके 17 डे तक, बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन जो होती है वो हो रही होती है, तो ओव्यूलेशन जब हो रही होती है तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल अवेलेबल रहता है, ठीक है। 17th डे पर हम मानते हैं, उसके बाद 18th डे पर ओव्यूलेशन हो जाती है एंड उसके आगे का प्रोसेस आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ चुके होंगे। अगला है एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू। अब एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो भी अंदर एक्रोसोम बाहर का होता है स्पर्म का, ऐसे स्पर्म का एक मान लीजिए हेड है एंड ऊपर की तरफ इसे एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो ओवा में अटैक करता है, एंटर करने की कोशिश करता है, तो वो अपना ऐसे बाहर से रप्चर करके ओवा को उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है, ठीक है। तो ये कब होता है, ठीक है, ये होता है जब वो जोना पेल्यूसिडा ऑफ ओवा से कांटेक्ट में आता है। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन करते हुए आपको बोल दिया कि जब वो जोना पेल्यूसिडा या ओवा की बाहर की लेयर क्या है, जोना पेल्यूसिडा है, तो वो उस पर जब अटैक करता है तब ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल, एम्प्यूला, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या है, मेमोरी एम्प्यूला हमने पढ़ा है। एम्प्यूला दो हमने पढ़े, एक तो मेमोरी एम्प्यूला पढ़ा है और एक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर उसका क्या बोलते हैं उसे, फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट पढ़ा है एम्प्यूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट वन विद द रेफरेंस ऑफ द अबव। तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के रिस्पेक्ट में इसको फाइंड आउट करना है। तो द स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज वो हमेशा मियोटिक नहीं डिवीजन शो करते, वो माइटोटिक डिवीजन भी शो करते हैं।
आगे है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक नहीं, उसमें मियोटिक सेल डिवीजन होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। बिकॉज देखो अगेन मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस बता रखा है एक वीडियो में अलग से, बट मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें होती है माइटोटिक डिवीजन, बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से एक जैसे स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है डिप्लॉयड। उसके बाद किसी भी एक स्पर्मेटोगोनिया में, वैसे तो सब में ही होता है, हम मान लेते हैं किसी एक में, उसका साइज इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद वो आपका बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर जब उसमें होती है मियोटिक डिवीजन, उसके बाद वो हैप्लॉइड हो जाता है, जिसके बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। फिर उसमें दोबारा से मियोटिक डिवीजन होती है, फिर वो आपका स्पर्मेटिड बन जाता है। फिर उस पर स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर एक्ट करता है, उसको स्पर्मेटोजोआ बना देता है। ठीक है, ये आपका एक सार हो गया। ठीक है, तो इधर माइटोटिक लिखा है, अगर इधर मियोटिक लिखा होता तो सही होता। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम्स एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि प्राइमरी तो आपके डिप्लॉयड होते हैं बट सेकेंडरी हैप्लॉयड होते हैं स्पर्मेटोसाइट। तो उसमें 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, और उसमें क्या होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्पर्मेटोजो। अच्छा हाँ, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। फाइन, ये भी बता दिया। और ये स्टेटमेंट तो फिर गलत हुई, स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटिड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, मैच द करेक्ट कॉलम। तो हेड है, हेड को हम आपका कर देते हैं, तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ए का फोर्थ है किसी में, इन दोनों में है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं इन दोनों को। चलो, मिडल पीस, मिडल पीस यानी कि आपका स्पर्म का बीच का हिस्सा, एंड ये इसके अंदर आपकी एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो एनर्जी होती है, तो बी का थर्ड इसमें है। ठीक है, ये आंसर हो गया। बाकी भी देख लेते हैं मैच। ठीक है, एक्रोजोम, एक्रोजोम आपका एंजाइम्स रखता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो जोना पेलुसिडा को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी टेल, तो मेरे को टेल, अब टेल के लिए क्या बचा, स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल सही, स्पर्म की मोटिलिटी ये डिसाइड करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम। तो जाइगोट हटा दो, नहीं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ा बहुत बता ही दिया। स्पर्मेटोगोनिया भी हैप्लॉइड नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका जो ऊगोनिया है, ठीक है, ये भी नहीं होता। ऊगोनिया भी आपका डिप्लॉयड होता है। आपने ऊजेनेसिस अगर पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी तो जाके देख लो, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। सी होगा, सेकेंडरी oocyte जो होता है आपका, वो आपका हैप्लॉइड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये मैच द कॉलम अगेन से। ठीक है, मैच द कॉलम है दोबारा से आपका। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ट्रोफोब्लास्ट, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या है आपका, ये इसका मैच हो जाएगा, ये सबसे सही थर्ड से। आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम से जो सबसे आउटर लेयर जो ब्लास्टोसिस्ट की अटैच होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। ये वेट अ मिनट यार, अब करते हैं मैच। हाँ चलो आ गया। अगला है क्लीवेज। सो क्लीवेज हमें पता है कि डिवीजन होती है, क्लीवेज डिवीजन। ठीक है, तो इसका जो सही होना चाहिए वो होता है बी, जायगोट की माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो देखो ए का थर्ड किस में है, इन दोनों में, तो इसको एलिमिनेट कर दो इन दोनों को। उसके बाद है बी का फोर्थ, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं इनर सेल मास। तो इनर सेल मास आपका सेकंड से मैच करेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, इम्प्लांटेशन एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा इसमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, प्रॉपरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो सिक्रीट नहीं करता, एचसीजी करता है। एचसीजी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बताएंगे, वरना मैं लिख दूंगा। ठीक है, ईस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है, नॉट पूछा था ना। हाँ, द वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज। ठीक है, अब जो वास्ट डिफरेंस है आपका, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये नीट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके क्वेश्चन ज़्यादा क्यों होते हैं, बिकॉज इसमें प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, बिकॉज ये एनसीईआरटी की पब्लिश की हुई बुक है। ठीक है, तो द वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है। आगे देखते हैं, सो यूरेथ्रल मीटर्स रेफर्ड टू एज। अब यूरेथ्रल मीटर्स क्या होता है, जैसे आपका ये यूरेथ्रा है,
इसमें जो नीचे का छेद होता है इसे हम यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। मोरुला इज़ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ। तो ये जो मोरुला है ये कौन सी डेवलपमेंट स्टेज होती है? तो जब ब्लास्टोसिस्ट और नहीं ये नहीं होगा, सॉरी गलत पढ़ लिया। जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की जो आपकी स्टेज होती है ना, डेवलपमेंटल स्टेज, क्लीवेज डिवीजन में आपने पढ़ा होगा, उसे हम मोरुला बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, अगला 2 ही क्वेश्चन बचे हैं बस हमारे। हाँ, 2। द मेम्ब्रेन कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज। अब देखो, जब ओव्यूलेशन हो रही होती है तो ओवा जो है, ठीक है, उसके आसपास एक कवरिंग होती है। ठीक है, ओव्यूलेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा उसे क्या बोलते हैं। देखो, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जोना पेलुसिडा नहीं होती, जोना रेडिएटा भी नहीं होती, वो होती है आपकी कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अगला है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रे, इन्फेंटिबुलम, एस्थमस। तो ये जो है आपका इसमें होगा लेबिया माइनोरा, क्योंकि ये जो है ये आपकी ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया का है। ठीक है, ये लिख देता हूँ, ये आपका कौन सा है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया का ये है। ठीक है, तो विद दिस हमने 18 क्वेश्चंस करे। ठीक है, आप देखना आपके कितने सही थे। आप ऐसे करा करो, पहले पॉज कर लिया करो मेरा आंसर बताने से पहले, एंड उसके बाद अपना आंसर मन में सेट कर लिया करो। ठीक है, और उसके बाद क्या करा करो, फिर मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर से मैच कर लो। एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, आपकी हेल्प ही हो रही है, आपको एग्जाम्पलर खुद से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सॉल्व करे कराए मिल रहे हैं। ठीक है, वो भी बहुत कम टाइम में, चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको भी एक बैच ही समझ लो, एक तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप में से भी जो बच्चे देखते हैं यार कमेंट्स कर दो, इतने व्यूज़ आते, कमेंट्स ही नहीं आते। ठीक है, एंड एक था कोई द अर्जुना, बी द अर्जुना टाइप, उसने हाँ बी द अर्जुना थे। ठीक है, उन्होंने कमेंट करा था थैंक यू लिखकर, तो उनको मैंने उसमें तो लिख दिया वेलकम, अभी भी वेलकम बोल रहा हूँ। अगर वो ये वीडियो देखेंगे, या तो हो सकता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाली वीडियो देखें, तो